हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक वर्सेस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। मैंने ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में वीडियो बनाया था जिसमें संदीप माहेश्वरी जी ने इन्वेस्ट किया हुआ है और हमने वहां पे देखा था कि क्यों यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है और वहां पे 10 साल के लिए आपके पैसे कंपाउंड हो सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेडरल बैंक में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो दोनों बैंकों में से हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह से हमें बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करना चाहिए। तो ये सारी चीज देखेंगे, तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों बिजनेस का कंपैरिजन करेंगे एंड लास्ट में चार्ट का कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी प्राइस सही है आपके लिए करंट मार्केट प्राइस पे। तो बिजनेस एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपनी का मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ है श्याम श्रीनिवासन, जिसका बोर्न 1962 में हुआ था और इन्होंने फेडरल बैंक 2010 में ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे ये जो ईयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी एमडी सीईओ उसका 15 साल का टर्म खत्म होने के बाद ड्यूटी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म ड्यूटी की। तो इस हिसाब से यहाँ पे श्याम श्रीनिवासन जी के पास यहाँ पे 2025 तक का ही टाइम है फेडरल बैंक को अच्छे से ग्रो कराने के लिए। अगर हम उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने बी किया है, साथ में एमबीए किया है आईआईएम कलकत्ता से और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है लंदन बिजनेस स्कूल से। अगर हम उनके करियर की बात करें तो उन्होंने विप्रो में काम किया है, सिटी बैंक में काम किया है एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी काम किया हुआ है। अगर हम उसकी फिलोसॉफी या फिर थॉट प्रोसेस देखें तो उन्होंने कॉल में ये स्टेटमेंट दिया था जिससे हमें पता चलता है कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। द कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी स्टेबिलाइज, मतलब जो भी डिपॉजिट आ रही है वो स्टेबल होनी चाहिए और वहां पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो भी स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट अप डाउन होता है उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन जो अदरवाइज जो डिपॉजिट का फ्लो अप डाउन होता है वो स्टेबल होना चाहिए। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट the yield expansion on credit will pay through into spread and therefore play through into NIM। NIM का मतलब है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो इनका ये सिंपल कहना है कि जो भी हमारे पास फंड है उसको जैसे हम क्रेडिट देते आगे या फिर लोन देते तो वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और हो सके उतना जिसमें ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें मिले उस तरह की लोन हमें देनी चाहिए। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इनका जो मेन पर्पज है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है। लेकिन उसके ओपोजिट अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ की बात जिनका नाम है वी वैद्यनाथ जी, तो उनका बोर्न हुआ था 1968 में, जो कि श्रीनिवासन जी से 6 साल छोटे हैं और फर्स्ट एमडी एंड सीईओ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, जो फाउंड हुई थी 2018 में। तो अभी वी वैद्यनाथ जी के पास बहुत सारा टाइम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। अगर हम इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने बिट्स से एमटेक किया हुआ है और एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया हुआ है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। अगर हम इनका करियर की बात करें तो 1990 से 2000 तक इन्होंने सिटी बैंक में काम किया था और 2000 के बाद इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया, जहां पे उन्होंने काम किया रिटेल लैंडिंग ऑपरेशन में। तो आईसीआईसीआई बैंक पहले होलसेल बैंक हुआ करता था, उसके बाद जो आईसीआईसीआई बैंक को कन्वर्ट किया गया रिटेल सेगमेंट में और आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रोथ हुआ उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा है वी वैद्यनाथ जी का। और 2012 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी फाउंड की थी और वहां पर भी इन्होंने ऑपरेशन संभाले थे। और 2018 में इन्होंने आईडीएफसी बैंक के साथ मर्ज कर लिया और वहां पर भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि अभी ये बैंक को होलसेल बैंक से हटा के रिटेल बैंक में लाना है और प्रॉफिटेबल अच्छी बैंक बनाना है। अगर हम वी वैद्यनाथ जी का थॉट प्रोसेस देखें तो आपको इस कोट से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इनका कोट है, वी आर बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द लॉन्ग रन, आई रिक्वेस्ट यू टू बी पेशेंट एंड stay with us in the journey of building this institution, if we hurry we will make mistake। तो इसका सिंपल कहना है कि सबसे पहले हमें सॉलिड फाउंडेशन बनाना है और हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें स्लो एंड स्टेडी ग्रो करना है। अगर हम ज्यादा हरी करेंगे तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि इनका जो फोकस है वो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ के ऊपर है बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो अगर इस कोट के बारे में हम देखें तो रिसेंट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कंडीशन ऐसी है कि उनके पास 50% कासा रेशियो हो गया, जो कि बहुत बड़ी बैंकों का होता है जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई बैंक। तो ये जो अच्छी बैंक है उनका भी अभी 50% के आसपास कासा रेशियो है। तो ये जो 50% कासा रेशियो है वो एक मैजिक क्रिएट करता है और यहाँ पे जो लो कॉस्ट कैपिटल उनके पास आया है उनका यूज कर सकते हैं बैंक के ग्रोथ में। अभी एक बार हम फेडरल बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नॉर्मल कंपेरिजन कर लेते। तो अगर हम फेडरल बैंक की प्राइस देखें तो 145 है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्राइस है 95 रुपीज। तो यहाँ पे इनकी शेयर प्राइस का डायरेक्ट वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। वैल्यूएशन के लिए हमें देखना पड़ेगा प्राइस टू अर्न रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो एंड प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि कंपनी जितना अर्न कर रही है पर ईयर
उसके कंपैरिजन में कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप का मतलब है कंपनी का टोटल वैल्यूएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का ईयरली प्रॉफिट है 3450 करोड़ और इसका मार्केट कैप है 34,000 करोड़। मतलब कि जितना कमा रहे हैं उससे 10 गुना इसकी प्राइस है। तो ये इसका हो गया पी रेशियो। अगर उसके कंपैरिजन हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अर्निंग जो है 2730 करोड़ है और उसके सामने कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है वो 63,800 करोड़ है। मतलब कि यहाँ पे फेडरल बैंक से लगभग 2 गुना महंगी बैंक है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में फेडरल बैंक से इनका प्रॉफिट कम है। तो यहाँ पे इसका पी निकल के आता है 23.4, मतलब सीधा सीधा इसका पी है वो डबल से भी ज्यादा है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के पास खुद के पैसे कितने। तो अगर हम पर शेयर के हिसाब से देखें तो फेडरल बैंक में 105 रुपये पर शेयर है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 39 रुपीज है। तो यहाँ पे 105 रुपीज के सामने इसकी शेयर प्राइस चल रही है 145 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसकी बुक वैल्यू के सामने प्राइस चल रही है 95 रुपीज। तो यहाँ पे बुक वैल्यू के हिसाब से भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा सा महंगा है और फेडरल बैंक थोड़ा सा सस्ता है। अगर हम प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करें, मतलब कि कंपनी कितना सेल्स जनरेट करती है पर ईयर, और उसका अगर हम कंपैरिजन करें प्राइस के साथ तो यहाँ पे सेल्स की कंपैरिजन में 1.76 टाइम इसका प्राइस चल रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 2.6% के आसपास प्राइस टू सेल रेशियो चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है आरओसी। आरओसी का मतलब है कि कंपनी के पास टोटल कितना कैपिटल है और उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न कमा के लाती है। तो यहाँ पे आप फेडरल बैंक का देखेंगे तो 5.91% है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है 6.59%। तो यहाँ पे माइनर सा गैप है। अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड था उसका मतलब है बोरोइंग प्लस इक्विटी, जितना भी कैपिटल है उसके ऊपर कितना कमाते हैं, और आरओई का मतलब है इक्विटी के ऊपर कितना कमाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेडरल बैंक का जो आरओई है वो 15.3% है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ओनली 10.6% है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि टोटल कैपिटल पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्यादा कमा रही है लेकिन आरओई इसका कम आ रहा है, और फेडरल बैंक का आरओसी कम है लेकिन आरओई ज्यादा है। तो इसका रीजन है यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अब डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो फेडरल बैंक के केस में 10.8 है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में 7.8 है। मतलब जितना खुद का पैसा है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा इसकी बैंक में लोगों ने डिपॉजिट करवाए हुए हैं। और सिमिलरली यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में जितना खुद का पैसा है उतना 7.8 टाइम लोगों ने उसकी बैंकों में डिपॉजिट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो दूसरी कंपनी के लिए बर्डन हो सकता है, लेकिन बैंकों के केस में ये प्योर रॉ मटेरियल है, क्योंकि बैंकों का बिजनेस ही है पैसे उधार लेके पैसे उधार पे देना। तो यहाँ पे पैसे रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, तो जितना रॉ मटेरियल ज्यादा होगा उतना ही बैंक ज्यादा बिजनेस कर पाएगी। तो यहाँ पर भी फेडरल बैंक के पास ज्यादा डिपॉजिट है कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फेडरल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी 2012 के बाद कंटिन्यूसली इस तरह से दिखा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेग्नेशन था लेकिन 2017 के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा उछाल आया है और कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाया है। लेकिन उसके सामने अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये बहुत ही नई बैंक है और ये जो 4-5 साल है उसमें आईडीएफसी बैंक जो थी उसके बाद मर्जर हुआ, तो आईडीएफसी बैंक में जो भी प्रॉब्लम थे वो पूरा ये 5 साल में सोल्व हुए और अचानक से यहाँ पे टर्न अराउंड दिखाया है। तो यहाँ पे ये बैंक कंप्लीटली टर्न अराउंड हो चुकी है, लेकिन इसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन फेडरल बैंक का यहाँ पे बहुत ही अच्छा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे ये बैंक नहीं है और ये बैंक पुरानी है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी इस तरह से कंटिन्यूसली ग्रो आए। अब हम इंडिया के अंदर ब्रांचेस की बात कर लेते हैं तो फेडरल बैंक की टोटल 1291 ब्रांचेस है और एटीएम की बात करें तो 1860 एटीएम है। अगर इसका कंपैरिजन हम आईडीएफसी बैंक के साथ करते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ओनली 242 ब्रांचेस है और एटीएम की बात करें तो ओनली 141 ब्रांचेस है। तो यहाँ पे बैंकों के केस में ब्रांच प्लस एटीएम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकों में हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो वहाँ पे अगर फिजिकल प्रेजेंस होगा तभी हमें बैंकों के ऊपर ज्यादा भरोसा आता है और हम उसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। अभी यहाँ पे न्यू एज बैंकिंग आ रहे हैं लेकिन फिर भी ब्रांच का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस मामले में हम देखें तो फेडरल बैंक ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपांड किया हुआ है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अभी काफी कुछ करना बाकी है। अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास 2,13,000 की डिपॉजिट थी मार्च 23 तक। अगर हम जून की बात करें तो ये ग्रो होके 2,22,000 की डिपॉजिट हो गई है और ये जो टोटल डिपॉजिट है इनमें से लगभग 31.85% कासा डिपॉजिट है। कासा मतलब लो कॉस्ट डिपॉजिट है, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में हम जो पैसे रखते हैं वो कंपनी के लिए बहुत ही लो कॉस्ट कैपिटल है और जब इसको आगे लोन पे देते हैं तो वहां पे इसका मार्जिन बढ़ जाता है। उसके सामने दूसरी जो डिपॉजिट है जैसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट और एफडी, उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा आता है 7% से लेके 8% तक। तो वहां पे उनके लिए वो थोड़ा सा महंगा कैपिटल हो जाता है।
जाता है। अगर फेडरल बैंक की बात करें तो इसका जो टोटल डिपॉजिट का कॉस्ट है वो 5.32% निकल के आ रहा है, और सामने इसका जो भी लैंडिंग कॉस्ट होगा, मतलब के जितने लोन पे देते हैं वो इसका मार्जिन के हिसाब से निकल के आता होगा 9 to 10%, और बाकी का जो इसमें डिफरेंस है ये इसका हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो इसके सामने अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बात करें तो यहाँ पे एक कासा डिपॉजिट है, और ये ओनली कासा डिपॉजिट आप देखिए 71,900 करोड़ है, जो कि टोटल 49.5% है। तो अगर हम इसका डबल करते हैं तो कंपनी के पास लगभग 1.5 लाख करोड़ के डिपॉजिट है। तो इसका कंपैरिजन अगर हम फेडरल बैंक के साथ करते हैं तो फेडरल बैंक का 2.22 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, इसके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ओनली 1.5 लाख करोड़ का ही डिपॉजिट है। तो यहाँ पर भी फेडरल बैंक के पास ज्यादा डिपॉजिट है, जो हमने ऑलरेडी आगे देखा था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लोन डाइवर्सिफिकेशन। लोन डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि कंपनी के ऊपर कितना रिस्क है वो हम एनालाइज कर सके। तो फेडरल बैंक की बात करें, इनका रिटेल सेगमेंट प्लस होलसेल सेगमेंट में अलग अलग तरीके से लोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउसिंग लोन, लोन ऑन प्रॉपर्टी, रिटेल गोल्ड लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन एंड अदर लोन। तो इसका ब्रेकअप इस तरह से, तो इसका अगर हम ब्रेकअप निकाले तो टोटल 54,000 करोड़ का निकल के आता है। इसके सामने होलसेल लोन है वो है 67,000 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिटेल एंड होलसेल लगभग 50-50% पे है। जैसे मैंने बताया था कि श्याम श्रीनिवासन जी का फोकस है कि हाई मार्जिन लेंडिंग प्रोडक्ट पे हम किस तरह से फोकस कर सकते। तो क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन एंड माइक्रो फाइनेंस लोन। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा है, लेकिन इसमें जो क्रेडिट कार्ड लोन है, पर्सनल लोन एंड एमएसएमई लोन है, थोड़ी सी रिस्की लोन है, वहां पे मार्जिन भी ज्यादा मिल जाता है। और जो व्हीकल लोन एंड गोल्ड लोन है वो थोड़ी सी सिक्योर लोन है, और जो मॉर्गेज लोन है वो भी थोड़ी सी सिक्योर लोन है। अगर इसके सामने हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे मॉर्गेज लोन 23% है, कंज्यूमर लोन 13% है, और रूरल लोन 11% है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योर लोन है। और जो अनसिक्योर लोन है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जिसमें एनपीए बहुत ही ज्यादा रहता है, और कॉर्पोरेट लोन, तो ये ओनली 5% ही है। मतलब कि यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होकर चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे जो रिस्क है वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम फेडरल बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो लोन बुक है वो थोड़ी सी कम रिस्की है, और फेडरल बैंक की थोड़ी सी ज्यादा रिस्की है। तो यहाँ पे वी वैद्यनाथ जी का एफर्ट है वो हमें क्लियरली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नजर आता है, और सामने फेडरल बैंक में भी श्याम श्रीनिवासन जी का जो थॉट प्रोसेस है वो हमें नजर आता है। बिजनेस एनालिसिस तो कर लिया, एक बार हम कंपनी का एनपीए भी देख लेते। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में एनपीए दिखा रहा है। ग्रोस एनपीए फेडरल बैंक के केस में 2.37% है, और नेट एनपीए ओनली 0.74% है। अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे एनपीए नहीं दिए, तो एक बार इसकी स्लाइड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एनपीए करंट है वो ग्रोस एनपीए 1.53% है, और नेट एनपीए 0.52% है। तो एनपीए के मामले में दोनों बैंक लगभग बराबर ही है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में। अभी सवाल आता है कि कौन सी बैंक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। यहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं कि बैंकों का एनालिसिस कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने ओनली 2 बैंक का ही कंपेरिजन किया है। आप दूसरी बैंकों का कंपैरिजन करके और उसमें क्या बेनिफिट है वो सारा चीज़ एनालाइज करके दूसरी अच्छी बैंक भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर प्राइस है वो एक ही जगह पे होवर कर रहा था, और यहाँ पे एक हाई बनाया था 81 का, उसके बाद से ये बहुत ही नीचे चला गया और लो बनाया था 17-18 रुपीज़ का। उसके बाद फिर से एक हाई बनाया, नीचे गया, और यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आने के बाद एक बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है। तो यहाँ पे हम देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर अभी चल रहा है, और ऑलरेडी हमने वैल्यूएशन की बात की तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ है उसको ब्रेकआउट देके इतना अच्छा रैली दे दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो शेयर प्राइस है वो इसी रेंज में अभी 1 आध साल निकाल दे, इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर चलना चालू होगा। तो ये 120 से लेकर 130 रुपीज़ तक जा सकता है बेस्ड ऑन इस क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट। तो अगर हम पोटेंशियल गेन की बात करें तो यहाँ से सीधा इसके अंदर 25% का पोटेंशियल है अगर 120 की प्राइस जाती है। तो अगर सामने हम फेडरल बैंक का एक बार चार्ट देख लेते हैं तो फेडरल बैंक में आप देखिए कि लगभग 2017 पे जो हाई बनाया था 125 का, उसके बाद काफ़ी नीचे इसका शेयर प्राइस चला गया था कोविड में, और उसके बाद ये वापस से ये जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर चलना चालू हुआ है, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी दिखाया है। जो लोगों को टेक्निकल चार्ट थोड़ा बहुत समझ में आता है उनको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक रेंज में बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है और यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चलना चालू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल गेन देखें तो मेरी समझ के हिसाब से ये 200 तक जा सकता है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल गेन लगभग यहाँ से लेके 200 तक अगर देखते हैं
तो 35% का पोटेंशियल गेन है। तो ये पोटेंशियल गेन अचीव होने में भी लगभग 1 साल का टाइम लग सकता है। अभी जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल गेन की बात कर रहा हूँ तो ये ओनली प्रेडिक्शन है, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होती। जब भी आप मार्केट में कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं जिसके बेस पे शेयर प्राइस मूव होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज का ध्यान रख के ही आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए। तो आशा करता हूँ कि फेडरल बैंक वर्सेस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दोनों में से कौन सी बैंक अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड में इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।